कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं। महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम रहे। मतवाले हाथी की चाल चलने वाली भाजपा, जिसने डंके की चोट पर जीएसटी इंप्लीमेंट किया, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया, अजय माने जाने वाले आर्टिकल 370 का फॉर्मेट ही बदल दिया, संसद में हो हल्ले और कैमरे की नजरों के सामने 4 मिनट में 3 कृषि कानून पास कर दिए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। वो अचानक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लाए गए संविधान संशोधन बिल 2026 पर हार गई। ये सुनकर ही हैरानी होती है, क्या सच में 2024 के चुनावी परिणामों ने भाजपा को इतना कमजोर बना दिया, या ये 2027 यूपी चुनाव की तैयारी है? सपा, टीएमसी और कांग्रेस को एक ही चाल में समेट देने की कोशिश है? इसका जवाब छुपा है आंकड़ों की खदान में। नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंगाबाद। आज आंकड़ों की खदान से निकालेंगे भाजपा की हार में छिपे जीत का कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले तो एक बेसिक क्लियर कर लेते हैं, विमेन रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि संसद ने 2023 में ही विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया था। इसे भारत सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई भी कर दिया। तो फिर ये दूसरा बिल क्यों आया? असल में 2023 में हुए संविधान संशोधन में महिलाओं को 2029 से रिजर्वेशन मिलता, जब मौजूदा सेंसस की प्रक्रिया पूरी हो जाती। लेकिन सरकार इस रिजर्वेशन को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहती है, इसलिए नया संविधान संशोधन लाया गया था। यह तो बात हुई बेसिक की। अब समझते हैं भाजपा के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लाए गए संविधान संशोधन बिल 2026 का गिरना कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की सितंबर 2024 की रिपोर्ट द रेजिलियंस ऑफ इंडियाज फोर्थ पार्टी सिस्टम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के उन हिडन लेयर्स को खोलती है जिन्हें अक्सर हम न्यूज हेडलाइंस में मिस कर देते हैं। इस रिपोर्ट की मदद से हम 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच बदले यूपी का पॉलिटिकल लैंडस्केप समझ सकते हैं। इसके लिए हमें कास्ट के साथ साथ जेंडर के डेटा को भी बारीकी से देखना होगा, क्योंकि अब वोटिंग पैटर्न सिर्फ इस बात पर तय नहीं हो रहा कि आप किस कम्युनिटी से हैं, बल्कि इस बात पर तय होता है कि आप उस कम्युनिटी के अंदर पुरुष हैं या महिला। यूपी इलेक्शंस की बात करें तो हर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जानता है कि समाजवादी पार्टी की कोर स्ट्रेंथ उसका MY यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है। रिपोर्ट के मुताबिक यादव और मुस्लिम वोट्स में सपा को 70% से 80% तक सॉलिड एडवांटेज था। 1-2 पॉइंट कम प्रतिशत का फर्क था, लेकिन यादव और मुस्लिम समाज में पुरुषों और महिलाओं का वोटिंग पैटर्न लगभग सेम था। जैसे सपा के लिए MY एक फिक्स्ड वोट बैंक है, वैसे ही आमतौर पर सवर्ण वोट भाजपा का कोर वोट बैंक है। पर नॉन यादव OBC और नॉन जाटव SC उत्तर प्रदेश में स्विंग वोट की तरह काम करता है। और असली ट्विस्ट इन नॉन जाटव SC और नॉन यादव OBC महिला वोटर्स के बीच छिपा है। कैसे? इस वोट बैंक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जेंडर गैप देखने को मिला। उदाहरण के लिए कुर्मी वोटर्स के बीच भाजपा को ओवरऑल बढ़त तो थी, पर इसमें भी एक मजेदार ट्विस्ट था। जहां इस कास्ट के पुरुषों में भाजपा को सिर्फ 25% का एडवांटेज मिला, वहीं महिलाओं के बीच ये एडवांटेज बढ़कर 40% हो गया। यानी एक ही घर के अंदर कुर्मी महिलाएं अपने पुरुषों के मुकाबले भाजपा को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही थी।
ये पैटर्न बाकी ओबीसी कास्ट में भी साफ नजर आया। पुरुषों के बीच भाजपा को 40% का एडवांटेज था, जबकि महिलाओं के बीच ये बढ़त 55% से भी ज्यादा की थी। सबसे यूनिक ट्रेंड तो जाट वोटर्स में देखने को मिला। जहां जाट पुरुषों ने सपा को सपोर्ट किया, वहीं जाट महिलाओं ने भाजपा को चुना। नॉन जाटव एससी में भी सिमिलर पैटर्न नजर आया। घर के पुरुष शायद पुरानी पहचान के हिसाब से फैसला ले रहे थे, लेकिन महिलाएं उन पॉलिसीज और सुरक्षा को देख रही थी जो उनके डेली लाइफ को सीधा इंपैक्ट करती है। इसी महिला शक्ति के दम पर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास बनाया और यूपी में मुख्यमंत्री और सरकार दोनों रिपीट हुई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह महिलाओं का मजबूत किला अचानक कमजोर पड़ता दिखा। डेटा की माने तो भाजपा का ओबीसी बेस काफी हद तक छिटक गया। जो कुर्मी समाज 2019 में 80% भाजपा के साथ खड़ा था, उसका सपोर्ट 2024 में गिरकर 61% आ गया। अगर यादवों को छोड़ दें तो बाकी ओबीसी जातियों में भाजपा का सपोर्ट 2019 के 72% था, जो घटकर 2024 में सिर्फ 59% रह गया। इतना ही नहीं, नॉन जाटव एससी वोटर्स के बीच भी भाजपा की लोकप्रियता में 19% की भारी गिरावट आई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका फर्क महिलाओं के वोटिंग पैटर्न पर पड़ा? जी हां, 2024 में यूपी की 80 में से 17 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। जो भाजपा महिला वोटर्स के दम पर जीतती आई थी, वो इन 17 में से 12 सीटें हार गई। अगर हम 2019 के डाटा की तुलना करें तो तब केवल 6 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं ने लीड ली थी और भाजपा ने उनमें से 5 जीती थी। इसके पीछे वजह कई थी, लेकिन सच ये था कि 2022 से 2024 के बीच भाजपा अपने सबसे मजबूत पिलर महिला वोटर्स को सहेजने में नाकाम रही। भाजपा के इस वोट बैंक में सेंध लगी जो जाति के ऊपर उठकर वोट दे रहा था। यह पैटर्न और भी प्रदेशों में दिखा। इस सेटबैक ने भाजपा को अपना एक्शन प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। पार्टी का पूरा फोकस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे भेजने वाली स्कीम्स पर शिफ्ट हो गया। महाराष्ट्र हो या बिहार, भाजपा अब कैश इन हैंड के जरिए वोटर्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसने फिर से विमेन वोटर को कास्ट लाइन से हटाकर एक अलग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भाजपा विमेन रिजर्वेशन बिल 2026 के जरिए और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसे आप एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह मान सकते हैं। यानी पुराने सिस्टम में जब बग्स यानी वोटों का नुकसान दिखे तो कंपनी नए फीचर्स और सिक्योरिटी पैच यानी आरक्षण के साथ अपडेट रोल आउट कर देती है ताकि यूजर बेस बना रहे। पर महिला आरक्षण बिल पर लाए संशोधन का गिर जाना भाजपा के लिए बेनिफिशियल क्यों है, यह जानना जरूरी है। दी स्टेट्समैन में 18 अप्रैल को छपी रिपोर्ट विमेन रिजर्वेशन बिल फेल्ड बट बीजेपी गॉट अ मेजर विन के मुताबिक पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल को टेबल करना भाजपा का एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। भले ही यह बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन इसके पीछे की असली इंटेंट काफी गहरी है। सरकार ने महिला वोटर्स को यह क्लियर मैसेज दे दिया कि भाजपा रिफॉर्म्स के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इसे आप एक कॉन्सेप्ट कार की तरह भी समझ सकते हैं। भले ही वो अभी शोरूम में बिक्री के लिए नहीं आई हो, लेकिन कंपनी ने उसे शोकेस करके ये साबित कर दिया कि उसके पास विजन है। चुनाव अभियानों के दौरान पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल साबित हो सकता है। पार्लियामेंट की इस पूरी डिबेट का दूसरा बड़ा मकसद था अपोजिशन पर प्रेशर बढ़ाना। जब सदन में औपचारिक बहस हुई तो इसने सभी पार्टियों को अपना स्टैंड क्लियर करने पर मजबूर कर दिया
रूलिंग पार्टी ने बड़े स्मार्ट तरीके से एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि वो तो रिफॉर्म लाना चाहती थी, लेकिन उनके राइवल्स ने इसमें रोड़ा अटका दिया। जैसे ही बिल गिरा, भाजपा लीडर्स ने विपक्षी दलों पर हमला तेज कर दिया और उन्हें महिला विरोधी करार दिया। ये वैसा ही है जैसे कोई क्रिकेट कप्तान जानबूझकर एक ऐसी पिच तैयार करवाए जहां दूसरी टीम का टिकना मुश्किल हो और फिर उनकी हार का ठिकरा परफॉर्मेंस एबिलिटी पर फोड़ दे। भाजपा ने इस हार को एक नंबर गेम के रूप में नहीं, बल्कि एक मॉरल इशू के तौर पर पेश किया। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में खुद को विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा चैंपियन बनाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे प्रतिद्वंद्वियों को जेंडर इक्वेलिटी के खिलाफ खड़ा रहने वाला दिखाया। डिबेट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत ही इमोशनल अपील की। वो ये कि देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। ये महज एक बयान नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन है जिसे रैलियों में जमकर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बिल को टेबल करके सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर ही अरिथमेटिक को भी टेस्ट कर लिया कि कौन सा सांसद और कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। इसे आप किसी सॉफ्टवेयर के बीटा टेस्टिंग की तरह भी समझ सकते हैं। हालांकि भाजपा के टॉप लीडर्स की स्ट्रैटेजिक स्किल को देखते हुए यह संभावना कम है कि उन्होंने यह सब सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया हो। उनके पास शायद एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार है। कुल मिलाकर बिल का गिरना भाजपा के लिए हार नहीं, बल्कि एक नए चुनावी अभियान की शुरुआत जैसा है, जहां महिलाएं केंद्र में होंगी और इसके जरिए शायद भाजपा अखिलेश यादव को 2027 में चुनाव में चैलेंज करना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव भी अब कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे। उनकी पार्टी विमेन रिजर्वेशन के मुद्दे को ओबीसी रिजर्वेशन से भी जोड़ रही है। सपा लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने वाली है जिसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हो। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जिंदाबाद।